गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और चलो, तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा अलग टाइम पर मिले हैं। और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या दोस्तों, मेरा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? चलिए चलिए, आप सभी बढ़िया हैं। जगराता होगा आज, और इस जगराते में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज इकोनॉमी का जगराता है ना दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था, और जो हम अपनी क्लास में बातें कर रहे थे, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, आज वहीं से शुरू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने बात करी कहाँ से दोस्तों? तो यहाँ से। लास्ट क्लास में हमने बात शुरू करी थी, दैट इज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ये हमारा हेडिंग लिखा हुआ है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय समुच्चय। राष्ट्रीय आय समुच्चय। राष्ट्रीय आय समुच्चय में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमपी, जीएनपी, एमपी, एनएनपी, एमपी, जीडीपी, एफसी, एनडीपी, एफसी, जीएनपी, एफसी, एनएनपी, एफसी। दोस्तों, यहां से स्टार्ट करना है। और मैंने आपको यह भी बताया कि यहीं पर छुप के बैठा है नेशनल इनकम। इन्हीं में से किसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इनको कुछ इनके बारे में बताने से पहले, इनके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करने से पहले, मैं आप लोगों को पहले इनकी फुल फॉर्म्स बताता हूं। तो आप पहले इनकी फुल फॉर्म लिख लें मेरे साथ साथ, फिर मैं इसके बारे में डिटेल स्टार्ट करूंगा। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। देखो दोस्तों, पहले एक एक शब्द की, एक एक चीज की फुल फॉर्म देखते हैं। जहां भी लिखा है जी, इसका मतलब है ग्रॉस। हिंदी में कहेंगे सकल। जहां भी लिखा है डी, इसका मतलब है डोमेस्टिक। हिंदी में कहेंगे घरेलू। घरेलू। जहां भी लिखा है पी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में उत्पाद। और जहां भी लिखा है एमपी, इसे कहते हैं मार्केट प्राइस। यह हम आपको पहले ही बता चुके। बाजार मूल्य या बाजार कीमत। बाजार मूल्य या बाजार कीमत। तो अगर मुझे जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म बताना है, तो मैं कहूंगा जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस। हिंदी में कहूंगा सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? दोस्तों, आप जरा ध्यान से देखिए। यस, आप मेरे साथ साथ ही लिखते आइए। जरा ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे शब्द में अंतर देखो। पहले और दूसरे शब्द में आप अंतर देखो, तो आपको पहले और दूसरे शब्द में अंतर मिलेगा कि यहां पर है जी और यहां पर है एन। बाकी देखो सेम है।
यहां पर है जी और यहां है एन, बाकी डीपी डीपी एमपी सेम है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस एन का मतलब है नेट, इस एन का मतलब है नेट, और हिंदी में बोलते हैं इसे शुद्ध, या पेपर में लिख के आता है निबल, शुद्ध या निबल। दोस्तों इसे फुल फॉर्म हो गया इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोस्तों शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, राइट नाउ। दोस्तों पहले और दूसरे का फुल फॉर्म हमें समझ में आ गया। अगर हम बात करें तो पहले का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और दूसरे का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इज इट ऑल ओके फॉर एवरीवन? नाउ दोस्तों अगर हम बात करें, आप पहले और तीसरे में अंतर देखिए, आप पहले और तीसरे में अंतर देखिए आप लोग जल्दी। तो पहले और तीसरे में अंतर क्या है? यहां पर है देखो डी, दो लाइनें खींच रहा हूं नीचे, यहां पर है डी, और दोस्तों तीसरे में यहां है एन। बाकी आप देखो पहला जी ग्रॉस, यहां भी जी ग्रॉस, पी तो सब में ही है, बात ही नहीं करनी, और एमपी एमपी। इसका मतलब अंतर है डी का और एन का। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो एन पहले है तो इसे कहते हैं नेट शुद्ध या निबल। अगर एन बीच में है तो इसे हम लोग कहेंगे नेशनल। एन बीच में होगा तो कहेंगे नेशनल और हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय। जल्दी से मुझे सारे बच्चे इसका फुल फॉर्म बता दें, तीसरे वाले का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से टाइप करें, जल्दी से, राइट जल्दी से फुल फॉर्म बता दें, जल्दी से फुल फॉर्म बता दें कि तीसरे वाले का। बहुत बढ़िया, सोम मिश्रा ने सबसे पहले फुल फॉर्म, शिखा ने, ओ नो नो नो, श्रवण मल्होत्रा ने सबसे पहले फुल फॉर्म बताया। वेरी नाइस, पूरा फुल फॉर्म बताया सबसे पहले सोम मिश्रा ने, पूरा फुल फॉर्म। तो पूरा फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, राइट। तो ये अभी हम सिर्फ फुल फॉर्म कर रहे हैं इनके, बस। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चे किस लेवल के गधे हो सकते हैं आप लोग आज अंदाजा लगाइए। एक है शहबाज खान, कह रहे हैं समझ में नहीं आया फिर से बताइए। एक है सचिन यादव, कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, राइट। सोचो बच्चे किस लेवल के सर्वोत्तम स्तर के गधे हो सकते हैं दोस्तों। जय हो गधों की दोस्तों, जय हो जय हो जय हो प्रभु, आपने दर्शन दिए, अहो भाग हमारे कि हमारे गधे पधारे। दोस्तों आप देखिए फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा भैया, बताइए अंदर क्या आएगा? अंदर तो दोस्तों इसके अंदर इतना आज तामड़ा तुमड़ा होने वाला है कि तुम लोगों की ना ऊपर वाला माला हिल जाएगा दोस्तों। आज जो भी तुमने रात में अगर डिनर कर लिया होगा तो तुम्हारा दोस्तों खड़बड़ खड़बड़ पेट में मच जाएगा, और नहीं किया होगा तो अंदर नहीं घुसेगा। आज ऐसी क्लास होने वाली है, राइट। आज इतना तगड़ा, इतना बहुत ही भयंकर डिस्कशन होने वाला है दोस्तों कि तुम्हारा तबड़ा तबड़ा हो जाएगा आज। और दोस्तों जी देखो सचिन यादव शहनवाज जी कह रहे हैं भाई साहब फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रही है, कह रहे हैं सॉरी सर नींद आ रही थी। सचिन सर कह रहे हैं सचिन यादव जी, अबे गधे अगर तू सामने होता ना, इतना मारता ना तेरे मुंह में मुक्का ही मुक्का, राइट। फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रही तो इसके अंदर मैं कैसे समझा दूंगा यार तुम लोगों को। अबे थोड़ा होश में रहा करो भाई। चलो चौथे का फुल फॉर्म अपने आप बता दो, बिना पढ़े बिना बताए। चौथे का फुल फॉर्म अपने आप बता दो, राइट। दोस्तों अब देखो शहनवाज कह रहा सर अभी आया हूं इसलिए समझ नहीं आ रहा। अबे गधे तो पहले पूरा लिखा करना कमेंट। दोस्तों जरा आज की क्लास बहुत ही जोरदार, बहुत ही खतरनाक क्लास है दोस्तों, और सवेरे 3 बजे तक चलने वाली है। इतना लंबी क्लास होने वाली है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए। और मम्मी से कह दीजिए पापा से कि आज रात भर पढ़ेंगे दोस्तों इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें तो चौथे का फुल फॉर्म अपने आप आने लग रहे हैं दोस्तों आपके जवाब। दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
इसका फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोस्तों शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, तो दिस इज कॉल्ड एनएनपी एमपी, राइट। दोस्तों ये तो हो गए हमारे ये वाले फुल फॉर्म। अब आप थोड़ा गौर से फरमाइए तो आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट और राइट में अंतर सिर्फ एमपी और एफसी का है, और एफसी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। एफसी का मतलब होता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, और हिंदी में साधन लागत, हिंदी में कहते हैं साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों आप मुझे जल्दी से बताइए कि बस आप मुझे किसी का भी नहीं, आप मुझे सिर्फ इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, एनएनपी एफसी किसे कहेंगे, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, व्हाट इज एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी किसे कहते हैं, फुल फॉर्म बताइए एनएनपी एफसी का, दैट्स इट। राइट, व्हाट इज एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी का फुल फॉर्म बता दीजिए दोस्तों जल्दी से। तो यस, फुल फॉर्म आने लग रहे हैं। रजत कुमार गुप्ता ने जवाब दिया और बाकी बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं कि फुल फॉर्म है दोस्तों एनएनपीएफसी का फुल फॉर्म बताइए, है ना। तो जल्दी से बताइए एनएनपीएफसी का फुल फॉर्म, सारे लोग टाइप करिए। सकल राष्ट्र उत्पाद लागत मूल्य, लागत मूल्य नहीं, साधन लागत कहो, लागत मूल्य नहीं बेटा, शिखा। तो दोस्तों साधन लागत पर, साधन लागत पर, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। और दोस्तों इसी को बोलते हैं, लिख लो, नेशनल इनकम, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम होता है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीय आय। तो अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, राइट। तो अगर हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है एनएनपीएफसी पर, राइट, एनएनपीएफसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। आखिर ये एनएनपीएफसी होता क्या है, यहां तक आते आते दोस्तों आप लोगों को सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये तो फुल फॉर्म ही बताने थे, आज की जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं, जीडीपी एमपी से। तो दोस्तों यहां तक आते आते पहले आपको पूरी की पूरी जर्नी से गुजरना होगा, और उस जर्नी से गुजरना होगा कि जीडीपी एमपी क्या है, फिर एनडीपी एमपी क्या है, फिर जीएनपी एमपी क्या है, फिर एनएनपी एमपी क्या है, फिर पता चलेगा जीएनपी जीडीपी एफसी क्या है, एनडीपी एफसी क्या है, जीएनपी एफसी क्या है, और लास्ट में एनएनपी एफसी क्या है। तो एनएनपीएफसी जिसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, राइट। तो दोस्तों कमेंट ये भी आ चुके हैं, ओके सर जी रेडी। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं, और हम इसे कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं, अब हम शुरू करते हैं दोस्तों जीडीपी एमपी से। अब आपके हाथ बिल्कुल रुक जाने चाहिए, कमेंट एक भी नहीं चलने चाहिए, बस अब आप ध्यान से मुझे सिर्फ सुनेंगे, मुझे लिखेंगे और मुझे बढ़िया से समझेंगे, राइट। आई नीड नो कमेंट नाउ, राइट, सिर्फ तो दोस्तों आई नीड नो कमेंट नाउ, तो सिर्फ आप लोग मुझे सुनेंगे और आप लोग मुझे समझेंगे, प्लीज। चलिए ये मेरी सविनय निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि अगर आपने मुझे ध्यान से नहीं सुना, बिल्कुल उंगलियां दूर रख दो, जब मैं कहूंगा तभी उतना ही टाइप करना जितना मैं कहूंगा, उंगलियां दूर रख दो, मोबाइल को सामने लगा लो, ईयरफोन लगा है तो ठीक है, वरना जैसा है कॉपी ले लो, पेन ले लो और चुपचाप पढ़ना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं जीडीपी एमपी। आप लोगों ने आज से पहले एक नहीं 1000 बार ये शब्द सुना होगा, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। आपने आज से पहले हजारों बार सुना होगा कि भारत की जीडीपी बढ़ गई, भारत की जीडीपी घट गई, भारत की जीडीपी ये, भारत की जीडीपी वो। दोस्तों आज मैं आपको जीडीपी का कंप्लीट विश्लेषण करूंगा, आज मैं जीडीपी के बारे में आप लोगों को सारी बातें बिल्कुल आपके सामने रखूंगा। आज के बाद दोस्तों जीडीपी जैसा शब्द आप लोगों को इसके बारे में A to Z पता होगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप मेरे तरीके से समझेंगे तो। दोस्तों सबसे पहली बात यहां से शुरू करते हैं कि जब भी मैं आप लोगों से कहूं, अब मैं बात शुरू करने जा रहा हूं जीडीपी,
जीडीपी। जीडीपी की हम बात शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है, ध्यान से सुनना, चाहे मैं बोलूं जीडीपी, बहुत पॉइंट यहीं पर नोट करने वाला दिमाग में, चाहे मैं बोलूं जीडीपी और चाहे मैं बोलूं जीडीपी एमपी, चाहे मैं बोलूं जीडीपी और चाहे बोलूं जीडीपी एमपी, दोनों बातें एकदम सेम है, दोनों बातें एकदम सेम है। देखो दोस्तों, बार बार हम ऐसे नहीं बोलते कि भारत की जीडीपी एमपी बढ़ गई, भारत की जीडीपी एमपी घट गई, भारत की जीडीपी एमपी चाइना से आगे निकल गई, भारत की जीडीपी एमपी नहीं बोलते। अगर हमें कहीं भी लिखा मिल जाए जीडीपी, अगर हमें सिर्फ लिखा मिल जाए जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप उसका मतलब होगा जीडीपी एमपी। अगर आप कभी भी पढ़ें एनडीपी तो इसका मतलब होगा एनडीपी एमपी। अगर आप पढ़ें सिर्फ लिखा है जीएनपी तो इसका मतलब होगा जीएनपी एमपी। तो दोस्तों, हम ये बार बार जी एमपी एमपी नहीं लिखते हैं, लेकिन जब भी एफसी होगा तो लिखा रहेगा। चलो, ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, चाहे हम कह लें कि हम जीडीपी एमपी के बारे में बात कर रहे हैं और चाहे मैं कहूं कि मैं जीडीपी के बारे में बात कर रहा हूं, तो देखिए दोस्तों, जीडीपी क्या होता है वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में सिर्फ चुपचाप इत्मीनान से जीडीपी एमपी की मीनिंग लिखिए। हिंदी में अलग बोलूंगा, इंग्लिश में अलग, फिर मैं उस मीनिंग को तबाही मचाकर समझाऊंगा। तो लिखिए सबसे पहले जीडीपी में, इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, of all final goods and services, of all final goods and services, of all final goods and services produced, of all final goods and services produced, produced within the, produced within the, produced within the domestic territory, produced within the domestic territory, produced within the domestic territory by the, produced within the domestic territory by the normal residents, by the normal residents, by the normal residents during, during one financial year, 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 including, including depreciation, including depreciation। दोस्तों, अब हिंदी में लिखिए, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की, एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत या घरेलू सीमा रेखा ऑब्लिक क्षेत्र, घरेलू सीमा रेखा ऑब्लिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित सभी,
उत्पादित सभी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग के, और बीच में आपने जहां पे लिखा उत्पादित सभी, उससे पहले आप लोग लिख लीजिए सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी। फिर से मैं बोल देता हूं हिंदी में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा क्षेत्र में सामान्य निवासियों द्वारा, घरेलू सीमा क्षेत्र में, उसके बाद सामान्य निवासियों द्वारा, घरेलू सीमा क्षेत्र में सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं, सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, के बाजार मूल्य का योग, के बाजार मूल्य का योग, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो, अब क्या करते हैं, एक एक करके इस पूरी की पूरी जीडीपी एमपी की मीनिंग को समझते हैं। आपने आज से पहले जीडीपी तमाम बार सुना है, लेकिन जीडीपी को आज आप सीखेंगे। दोस्तों जीडीपी क्या है, मैंने आपसे कहा इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर बाय द नॉर्मल इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। वाह, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो। वाह दोस्तों, इसे कहते हैं जीडीपी। इतनी सारी बात है, लेकिन बढ़िया बात दोस्तों क्या है कि मुझे आपको जीडीपी कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लास ली उसमें मुझे जितनी मेहनत करनी थी मैंने पूरी मेहनत कर ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। अब हम एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं कि जब से पहले आपने अपनी कॉपी में क्या क्या लिखा है वो देखिए। आपने अपनी कॉपी में एक एक शब्द जो लिखे हैं वो मैंने यहां पे नोट कर लिए। आपने सबसे पहले लिखा है इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, तो आप अंडरलाइन कर लें बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य, अंडरलाइन करते रहेंगे मेरे साथ साथ। मार्केट वैल्यू बस, नो कमेंट्स प्लीज। बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू, अगर आप बात करते हैं बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू, तो ये क्या होता है एक एक करके समझेंगे। ये मार्कर इस समय बाजार में 100 रुपए का है, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, बाजार में वैल्यू, मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य। दोस्तों ये कैमरे की अगर बात करें तो बाजार में अगर 1.5 लाख का है, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। ये पंखा मान लो ये 2000 का है, तो इसे कहेंगे मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का मतलब है किसी भी वस्तु या सेवा की बाजार में कीमत क्या है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि दो तरीके की वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, एक मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स, एक फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं। दोस्तों याद रखिएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अंतिम वस्तुओं को बनाने में काम आती हैं, और कभी भी जीडीपी के आकलन या राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होता है, ये मैंने कल बताया था। इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड। क्लियर है? तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है वो भी समझ गए, और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल क्यों नहीं होगा वो कल बताया था, क्योंकि इट वुड लीड टू एन एरर ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि उससे दोहरे गणना की त्रुटि उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर मैं इस कैमरे के अंदर जो मशीन लगी उसकी मध्यवर्ती वस्तु उसकी वैल्यू को भी जोड़ लूं और इस कैमरे की वैल्यू को भी जोड़ लूं, तो इट वुड लीड टू द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। तो जो मशीन है उसकी वैल्यू 2 बार काउंट हो जाएगी, खत्म।
डोमेस्टिक टेरिटरी, सीमा, घरेलू सीमा क्षेत्र दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया था कि घरेलू सीमा क्षेत्र क्या होता है, जैसे आज मेरी क्लास थोड़ी सरल और थोड़ी सहज हो जाए। तो घरेलू सीमा क्षेत्र का मतलब है कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो राजनीतिक सीमा क्षेत्र है, वो तो शामिल होती ही है, लेकिन दोस्तों हमारे देश में अगर हम राजनीतिक सीमा क्षेत्र की बात करें तो इसके अलावा और क्या शामिल होता है, तो इसमें और क्या शामिल होता है दोस्तों, इसमें शामिल होता है कि अगर मान लो हमारे देश की जो राजनीतिक सीमा क्षेत्र है, प्लस अगर हमारे देश के जो एम्बेसीज हैं, हमारे देश के जो कॉन्सुलेट्स हैं या हाई कमीशंस हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सैन्य अड्डा जो दूसरे देशों में है। इसके अलावा और क्या शामिल होता है दोस्तों, इसमें शामिल होता है अगर हमारे इंडिया का कोई भी शिप, हमारे इंडिया का कोई भी एयरक्राफ्ट दोस्तों हमारे इंडियंस के द्वारा या इंडिया का है वो लेकर कहीं विदेश जाया गया तो वो भी शामिल होगा। इसमें शामिल होता है जितने भी हमारे, चाहे स्पेस में, चाहे सैटेलाइट, चाहे स्पेस में, चाहे आर्टिक में, चाहे एंटार्क्टिक में, जितने भी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा दोस्तों हमारे इसमें क्या क्या शामिल होता है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक, आप 370.40 किलोमीटर तक, कल आपको बताया था, आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो सिटीजन्स पढ़ते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो नॉर्मल रेसिडेंट्स पढ़ते हैं। जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, राजनीति वाले सब्जेक्ट में, राज्य व्यवस्था में सॉरी, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों क्या, तो राजनीति राज व्यवस्था में हम लोग जब पढ़ते हैं पॉलिटी में तो हम पढ़ते हैं वहाँ पे सिटीजन्स, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब आप लोगों को पता है, इसमें इंडिया के लोग और इंडिया के संस्थान भी शामिल होते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या शामिल होंगे, एम्बेसी, कंपनी, WTO वगैरह वगैरह, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। तो ये सुनने की बात है, आप जानते भी हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ फाइनेंशियल ईयर के बारे में कि हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अभी तक आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। ध्यान सुनना, अभी तक आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, लेकिन अब आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। लेकिन हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल ईयर है, जो कृषि वित्तीय वर्ष है, वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। अपनी कॉपी में लिख लो कहीं भी। अभी तक हमारे इंडिया में आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। सभी बैंकों का, पूरे भारत का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन दोस्तों अब आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। इसके अलावा हमारे इंडिया में कृषि वित्तीय वर्ष जो है वो जुलाई से शुरू होता है और जून में खत्म होता है ना। इसके अलावा दोस्तों एक नया शब्द आप लोगों के सामने आया, डेप्रिसिएशन। अगले 1 मिनट के अंदर, क्या 30 सेकंड के अंदर आप लोगों को डेप्रिसिएशन सिखा देंगे। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का मतलब होता है, अगर मैं ये कैमरा खरीद के लाया था 2 लाख रुपए का, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दोस्तों मैं ये कैमरा खरीद के लाया था 2 लाख रुपए का, अगर मैं इस कैमरे को अभी बेचूंगा तो बताओ कितने का बिकेगा। अगर ये 2 लाख रुपए का मैं कैमरा खरीद के लाया था, अगर ये इस समय 1.5 लाख का बिकेगा। ध्यान सुनना, मैं 2 लाख का कैमरा खरीद के लाया था, अगर ये इस समय 1.5 लाख का बिकेगा। अगर मान लो मैं ये 2 लाख का कैमरा खरीद के लाया था, इस समय 1.5 लाख रुपए का बिकेगा, तो इसमें कितनी वैल्यू कम हुई? आप जवाब दिया 50,000। तो जो वैल्यू कम हुई ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, जब मैंने इस कैमरे को प्रयोग किया, इसे थोड़ा घिसा पिटा, इसकी जो उस घिसने पिटने से जो टूट फूट से जो वैल्यू कम हुई है, उसे मैं कहूंगा डेप्रीसिएशन, उसे मैं कहूंगा मूल्यह्रास। तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, आप लोग कहीं अपनी कॉपी में वहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। इसका मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, आप कह सकते हैं टूट फूट या प्रयोग करने से परिसंपत्ति के मूल्य में कमी, प्रयोग करने से परिसंपत्ति के मूल्य में कमी, परिसंपत्ति के मूल्य में कमी, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। टूट फूट या परिसंपत्ति के प्रयोग करने से कमी। दोस्तों दिस इज कॉल्ड क्या? डेप्रिसिएशन। ये तो हो गया जीडीपी के अंदर जितने भी नए नए शब्द आए उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जीडीपी होता क्या है? अगर मुझे किसी एक अनपढ़ आदमी को समझाना होता जो कभी स्कूल नहीं गया, जैसे ABCD नहीं आती है, छोटुआ बड़ुआ नहीं आता है, अगर मुझे उसे जीडीपी का मतलब समझाना होता और मैं उसके सामने इतनी लंबी लंबी बातें करने लगता, सामान्य निवासी, घरेलू सीमा क्षेत्र और दोस्तों पता नहीं क्या क्या दोस्तों, अगर मैं बात करने लगता तो दोस्तों अगर मान लो अगर मैं इतनी सारी लंबी लंबी बातें करता एक अनपढ़ आदमी के सामने, तो मुझे क्या डैश समझता वो?
लेकिन अब मैं जीडीपी का मतलब ऐसे तरीके से बताने वाला हूं कि एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी मेरी बात को समझ ले। तो आइए दोस्तों, एक लाइन में जीडीपी को खत्म कर देते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि देखो, एक देश में, मान लो ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो भी शामिल है, वही एरोप्लेन, शिप, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, हाई कमिश्नर, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ब्ला ब्ला, सब शामिल है। मान लो दोस्तों, ये हमारे देश की, एक देश की घरेलू सीमा क्षेत्र है, मतलब हमारे देश के अंदर। ठीक है, मैंने कहा एक देश में, एक साल में, एक देश में, एवरीवन, एक देश में, एक साल में, एक साल बोले तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फिर से एक बार, मैंने कहा एक देश में, एक साल में, जितना भी कुल उत्पादन हुआ उन सब की वैल्यू को जोड़ दो, उसे कहते हैं ग्रॉस। क्या मतलब? जैसे दोस्तों, ये कैमरा मान लो यहां पे प्रोड्यूस हुआ इस पूरे साल में, तो ये हुआ 2 लाख का। ये बोर्ड भी हमारे देश में बना, मान लो 3 लाख का। दोस्तों, मेरा जो कंप्यूटर रखा, मान लो ये बना 50,000 का। तो अगर हम लोग बात करें, तो एक साल के अंदर हमारे एक देश में जो भी टोटल, एवरीवन, ग्रॉस का मतलब सकल, का मतलब टोटल, ग्रॉस, टोटल, सकल का मतलब कुल। दोस्तों, अगर हमारे देश में जितना भी एक साल में उत्पादन हुआ, अगर हम इसकी टोटल वैल्यू को देख लें, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, ऐसी जितनी भी हमारे देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित हुई, जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित हुई, राइट, जितनी भी हमारे देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित हुई एक साल के अंदर, एक देश में, इनकी टोटल वैल्यू जो भी प्रोड्यूस होकर आई, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस। मतलब यहां पर हम मान के अगर चलो, बिल्कुल गधों के लिए बताएं तो मान के चलो, हमारे देश में एक साल में 3 ही चीजें प्रोड्यूस हुई। मान के चलो कि हमारे देश में कैमरा बना 2 लाख का, ये बोर्ड बना 3 लाख का, और ये मेरा कंप्यूटर बना 50,000 का। मान लो हमारे एक देश में 3 ही चीजों का उत्पादन हुआ। तो दोस्तों, 2 लाख, 3 2 5 लाख, 5,50,000, ये हो गया 5,50,000 ग्रॉस टोटल। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस टोटल। देखना, मेरे मेरे इशारे देखना, ये हो गया ग्रॉस टोटल। उत्पादन कहाँ हुआ? देश के अंदर। और कब हुआ? एक साल में। तो लो जी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक। समझना, ग्रॉस का मतलब है 3 2 5, 5.5, ये 5.5 लाख, ये हो गया ग्रॉस। डोमेस्टिक, दूसरा वर्ड डोमेस्टिक, इसका मतलब देश के अंदर, दिस इज डोमेस्टिक, राइट। एंड प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन। तो व्हाट इज जीडीपी? एक लाइन में खत्म। एक देश में एक साल में टोटल प्रोडक्शन, एक देश में एक साल में कुल उत्पादन, एक देश में एक साल में कुल उत्पादन। अगर हमारे किसी एक देश में एक साल में अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो जीडीपी ज्यादा होगा, उत्पादन कम होगा तो जीडीपी कम होगा। दैट्स इट। व्हाट इज जीडीपी? किसी भी एक देश में एक साल में कुल उत्पादन कितना हुआ, इसे हम बोलते हैं जीडीपी, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पढ़ा नहीं रहा हूं दोस्तों, आपके अंतरात्मा में कॉन्सेप्ट घुसा रहा हूं। पढ़ाना होता तो जीडीपी की मीनिंग लिखवा देता, कहता आगे चलो। फिर दूसरी मीनिंग लिखवाता एनडीपी की, कहता आगे चलो। तीसरी मीनिंग लिखवाता जीएनपी की, कहता आगे चलो। और दोस्तों, समझते रहो, समझते रहो, राइट। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे, इकोनॉमी आपके दिमाग में इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। तो एक एक वर्ड को समझो, एक एक वर्ड को समझो। ये ग्रॉस का मतलब क्या है? तो ग्रॉस का मतलब है जितना भी उत्पादन हुआ उसकी टोटल वैल्यू को जोड़ दो, ग्रॉस। डी का मतलब है डोमेस्टिक, इसका मतलब इट इंडिकेट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा क्षेत्र, कल पढ़ाया था, देश के अंदर, राइट। और प्रोडक्ट का मतलब उत्पादन। एक देश में एक साल में कुल उत्पादन कहलाता है जीडीपी, राइट। दोस्तों, डेप्रीसिएशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे और डेप्रीसिएशन की बात बाद में बताएंगे। बाकी ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। सॉरी, दिस इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। नाउ अब दोस्तों, यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, तो आप लिखो नोट।
अब कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए जीडीपी में, वो लिखो नोट, और नोट में लिखो नंबर 1। नंबर 1, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी का आकलन करते हैं, तो जीडीपी के कैलकुलेशन में हम सिर्फ वे वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जो हमारे देश की घरेलू सीमा क्षेत्र में उत्पादित हुई हो। तो आप लोग पहला पॉइंट लिख लो, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के आकलन में, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के आकलन में, जीडीपी के आकलन में, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के आकलन में, कॉमा कॉमा, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, सिर्फ उन वस्तुओं और सेवाओं की को शामिल करते हैं, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, सिर्फ उन वस्तुओं और सेवाओं की, उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिनका उत्पादन घरेलू सीमा क्षेत्र में हुआ है, जिनका उत्पादन घरेलू सीमा क्षेत्र में हुआ है। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड विच प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विच प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जिनका उत्पादन घरेलू सीमा क्षेत्र में हुआ है। दूसरा नोट में पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के आकलन में, कॉमा, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के आकलन में, कॉमा, ओनली द वैल्यू ऑफ, ओनली द वैल्यू ऑफ, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड। जीडीपी के आकलन में सिर्फ अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, सिर्फ अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, सिर्फ अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, सिर्फ अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। राइट नाउ दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये नोट में 2 बातें याद रखना कि सिर्फ उन वस्तुओं की वैल्यू शामिल होगी जीडीपी में जो हमारे देश के अंदर उत्पादित हुई हैं, और सिर्फ उन वस्तुओं की जिनका अंतिम मूल्य, अंतिम वस्तुओं की वैल्यू शामिल होगी। राइट नाउ जीडीपी के बारे में कुछ और जानने से पहले आप लोग जरा एक बात और समझें। एक बात ये समझें दोस्तों कि जीडीपी को थोड़ा और डिटेल में हम ले चलेंगे और जीडीपी के अंदर चलेंगे। इतने में मेरा कुछ मुझे आनंद नहीं आता है। ये तो सिर्फ जीडीपी और जीडीपी का थोड़ा सा हिस्सा आप लोग को समझ में आया है, लेकिन अब मैं कुछ और बताऊंगा आपको। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीडीपी, हिंदी में लिखिए जीडीपी के प्रकार। दोस्तों जो जीडीपी है वो 3 तरीके की होती है। एक जिसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, एक जिसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी और हिंदी में कहते हैं नाममात्र जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हिंदी में कहते हैं नाममात्र जीडीपी। एक और होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी जिसे हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट पीपीपी, जीडीपी एट पीपीपी। और इस पीपीपी का मतलब है यहां पर, इस पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। इस पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, और परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है क्रय शक्ति क्षमता। दोस्तों इसको बोलते हैं क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता या क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता। दोस्तों दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। दोस्तों जीडीपी एट पीपीपी, और एक होता है नॉमिनल जीडीपी
और एक होता है रियल जीडीपी। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जो जीडीपी है वो 3 तरीके की भारत में होती है। एक जिसे हम कहते हैं जीडीपी एमपी, और एक कहते हैं जीडीपी एफसी, और एक कहते हैं जीडीपी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता या क्रय शक्ति क्षमता। दोस्तों एक एक करके इन तीनों जीडीपी के बारे में समझेंगे और इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं। दोस्तों ये हर्षित मिश्रा है, कह रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में एफडी से रिलेटेड आर्टिकल था, आया था, पहली बार मुझे न्यूज़पेपर का वो कॉलम समझ आया। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है, हर्षित कह रहे हैं, खुश रहो बेटा। दोस्तों मैंने आप लोगों को अपनी पहली दूसरी क्लासेस में ही बोला था कि मैं आप लोगों को जो इकॉनमी है वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको इकॉनमी इस उद्देश्य से पढ़ाऊंगा कि आपकी पूरे जीवन भर जब भी इकॉनमी जैसी चीज़ों की आप देखेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई भी मैगजीन हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल में आपको सुन रहे हो, या किसी समाज में या कहीं भी आपके दोस्तों के बीच कोई भी चर्चाएं हो रही हों, आप लोगों को वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जीडीपी 3 तरीके की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी और एक जीडीपी एट पीपीपी, राइट ना। दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर ये नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है और पीपीपी क्या है, जरा उसे समझ लो। तो नॉमिनल, रियल और पीपीपी, जरा इसे देखना। दोस्तों एक एक करके इन तीनों को जरा समझेंगे और इसको बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले, अब आप सिर्फ हम नॉमिनल और रियल की बात करेंगे, पीपीपी जीडीपी एट पीपीपी इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम सिर्फ बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, सिर्फ आप उसी को देखिएगा, ये नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। तो सबसे पहली बात, आप लोग थोड़ा फोकस हो जाइए, थोड़ा सीरियस होकर सुनिए मेरी बातों को, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर हम सबसे पहले बात यहां से शुरू करते हैं कि जब भी आप लोग अलग से हेडिंग लिखेंगे नॉमिनल जीडीपी, इस साइड ऐसे करके लिख लो नॉमिनल जीडीपी, और यहां पे लिख लो रियल जीडीपी। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, हिंदी में आपने लिख ही लिया है नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल नाम मात्र जीडीपी, और रियल में वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। दोस्तों ये क्या है वो जरा समझेंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों, जब भी मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूंगा तो नॉमिनल जीडीपी आप लोग जितना मैं बोलूंगा सिर्फ सुनते जाएंगे, समझ में अपने आप आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये करंट ईयर के प्राइसेस को बताता है। बस जैसे मैं लिखता जाऊं आप मेरे साथ साथ लिखते आइए, ये करंट ईयर के प्राइसेस को बताता है, करंट ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट होता है। मतलब हिंदी में लिखो वर्तमान वर्ष की कीमतें, ऐसे लिखो करंट ईयर के नीचे वर्तमान वर्ष, तो ये क्या बताता है, ये वर्तमान वर्ष की कीमतें बताता है, वर्तमान वर्ष की कीमतें बताता है, वर्तमान वर्ष की कीमतें बताता है। अब ये एक्चुअली होता क्या है ये सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जब मैं रियल जीडीपी की बात करता हूं तो ये क्या करता है, ये एक बेस ईयर के प्राइस को से संबंधित है, ये बेस ईयर के प्राइस को बताता है। दोस्तों जो एक आधार वर्ष है उसके कीमतों को संदर्भित करता है, आधार वर्ष की कीमतों को संदर्भित करता है। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, मेरे स्टाइल से लिखना है तो ऐसे लिख लो, आधार वर्ष की कीमतें ये। दोस्तों जब भी मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूंगा तो ये करंट ईयर के प्राइसेस को बताएगा, और रियल जीडीपी की बात करूंगा तो ये एक बेस ईयर, या मैं इसी को कहता हूं दोस्तों बेस ईयर, या ऐसे मैं कहता हूं कांस्टेंट प्राइस। इसी में आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख करके ऐसे लिख लो, ये कांस्टेंट प्राइस। यहां पर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस, ऐसे करके लिख लो स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य। और यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों करंट प्राइस, करंट प्राइस। तो दो चीजें हैं, दो आज मैं आप लोगों को मुद्दे समझाऊंगा, एक स्थिर मूल्य और एक
वर्तमान मूल्य, एक स्थिर मूल्य, एक वर्तमान मूल्य। ये करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या होता है, ये आप लोग सीखेंगे और पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक पेज लिखा है तो आप दोस्तों इस पेज, एक पेज को छोड़ दो पूरा का पूरा, अब आप नेक्स्ट पेज पर जो मैं बताऊंगा वो काम करेंगे। दोस्तों अब मैं आपके सामने अलग अलग ईयर के अलग अलग एक कुछ आंकड़ों को दिखाऊंगा, जो एक रॉ डेटा है जिससे आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी एकदम रियल तरीके से समझ में आ जाए। सर आप देखते जाइए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम अलग अलग वर्षों का एक पूरा का पूरा चार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें अलग अलग वर्षों के बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे कहा, पहले एक बात जान लो, मैंने यहाँ पे कहा एक बेस ईयर का प्राइस, जैसे हमने मान लिया कांस्टेंट, एक बेस ईयर के प्राइस को हमने मान लिया स्थिर। तो हमारे देश में आप कहीं भी लिख सकते हैं, जहां पे हम नोट कर रहे थे आप वहां भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं नोट में, तीसरा पॉइंट अगर जगह हो तो, कि हमारे देश की जीडीपी का कैलकुलेशन का जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है, वो है 2011-12। अब मुझे आपको ये नहीं समझाना है कि बेस ईयर क्या होता है या आधार वर्ष किस आधार पर तय होता है, क्योंकि मैं इन्फ्लेशन के चैप्टर में आपको ये समझा चुका हूं कि आधार वर्ष क्या है और आधार वर्ष किन किन आधार पर कैलकुलेट होता है, डिसाइड होता है, मैंने आपको बताया था। दोस्तों ये पहले बेस ईयर था 2004 और 2005। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इन्फ्लेशन के सबसे लास्ट में, लिखवाया था, पढ़ाया बीच में था, बेस इफेक्ट, आधार वर्ष प्रभाव। दोस्तों अगर हम बात करें तो जीडीपी के कैलकुलेशन का बेस ईयर है 2011-12। अब मैं आप लोगों के सामने अलग अलग वर्षों के कुछ आंकड़े लूंगा और कैसे आप लोगों को नॉमिनल और रियल जीडीपी लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में इंस्टॉल करूंगा। बस आप उसे लिखते जाएं और साथ में सुनते जाएं और साथ में समझते जाएं। देखो दोस्तों, बिल्कुल नए पेज पे स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे 2011-12 की, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर था। 2011-12 की बात करेंगे। अब हम तीन बिल्कुल वर्तमान ईयर के आंकड़े लेंगे, जैसे यहां पे हम बात कर लेते हैं 2020-21 की। दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं 2021-22 की, और यहां पे हम बात कर लेते हैं 2022 और 23 की। अभी 2023 और 24 तो अभी चल रहा है, तो 2023-24 की बात हम कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये देखिए अलग अलग वर्षों की बातें होंगी। अब हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं, और हम एज्यूम ये करते हैं क्या, कि हमारे देश के अंदर, यहां पर हम बात कर रहे हैं वस्तुएं और सेवाएं, हमारे देश के अंदर वस्तुएं मतलब कमोडिटीज मान लो, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी मत लिखो। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर क्या है, कि हमारे देश के अंदर सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक तो वीट का प्रोडक्शन होता है, गेहूं का, और एक राइस का प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे देश के अंदर वीट हो गया, राइस हो गया, हमारे अंदर देश के अंदर कपड़े हो गए, ये कैमरा हो गया, जितनी भी चीजें हैं, गाड़ियां हो गई, जूते हो गए, चप्पल हो गए, खाने के आइटम, पीने के आइटम, ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्तों ऐसे तमाम सारे आइटमों का उत्पादन होता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में सिर्फ दो ही आइटम प्रोड्यूस होते हैं, एक गेहूं और चावल, वीट और राइस। देखो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। यहां पर हम बात करेंगे क्वांटिटी की, कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ, और साथ में यहां पर हम बात करेंगे, ऐसे मेरे साथ साथ बनाएंगे, प्राइस, इसका प्राइस क्या था। इसी तरह से हम यहां पर भी दो लाइनें खींचेंगे, यहां पर हम क्वांटिटी की बात करेंगे और यहां पे हम प्राइस की बात करेंगे। यहां इस साल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और कितना इसका प्राइस था। इस साल भी हम ऐसे ही काम करेंगे, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और कितना प्राइस था। ये हमारी फाइनल टेबल बन चुकी है। अब आप इसमें डेटा फिल करते जाएंगे मेरे साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये पूरी टेबल बन चुकी होगी। अगर नहीं बनी होगी तो आप आराम से बना लीजिए, क्योंकि जैसे ही टेबल खत्म होगी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मतलब मैं स्लाइड आगे बढ़ा दूंगा। इसलिए आप लोग जरा ध्यान से और मेरे साथ साथ सतर्कता पूर्वक मेरे साथ साथ काम करेंगे। और नॉमिनल और रियल जीडीपी का मतलब आज के बाद
जीवन भर के लिए समझ जाएंगे। और इसका दोस्तों आप लोगों को आनंद कब आएगा ये मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूं। आज तारीख है 29 और कल तारीख है 30। कल हमारे इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। तो कल हमारी मैडम निर्मला सीतारमन और हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। और दोस्तों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं वो आएंगे। और दोस्तों हमारे कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है वो मैं आप लोगों को जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। बस मैं इस चैप्टर को ख़त्म करके 1-2 दिन मुझे लगेंगे, फिर मैं पब्लिक फाइनेंस की जर्नी में आने वाला हूँ, बजट और टैक्सेशन। अच्छी बात यह है कि परसों 1 तारीख को दोस्तों मतलब 31 तारीख को सॉरी 31 परसों आएगा, कल क्या परसों इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है और उसके 1 तारीख को दोस्तों बजट आने वाला है। तो जब हम बजट आ रहा होगा उसी समय हम बजट को पढ़ भी रहे होंगे। या आपका गुड लक कहो या बैड लक कहो, बैड लक तो है ही नहीं, गुड लक ही गुड लक है। तो दोस्तों उसी समय हम बजट को पढ़ भी रहे होंगे। तो आप लोगों को पूरा का पूरा जो बजट आएगा, कैसा इस बार का छोटा सा बजट आएगा, बहुत बड़ा बजट नहीं आएगा। छोटा बजट क्यों आएगा, बड़ा बजट क्यों नहीं आएगा, तो जब बजट की क्लास चलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। राइट दोस्तों, जरा ध्यान से इस मुद्दे को समझना। हमने बात करी कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। हमारे देश के अंदर देखिए 2011-12 में व्हीट और राइस। चलो अब हम इसके अंदर डेटा रखते हैं। हम इसके अंदर डेटा रखते हैं और डेटा में बात करते हैं। देखो ऐसे मान के चलो कि हमारे देश के अंदर 2011-12 में जो गेहूं थे उनकी क्वांटिटी थी 100 क्विंटल, गेहूं प्रोड्यूस हुए 100 क्विंटल और गेहूं का जो प्राइस था वो था 500 रुपीज पर क्विंटल। ये देखो ऐसे हमने मान के चला, ये एजम्पशन है, ये सब हमारा एजम्पशन है। राइट अगर हम बात करें तो राइस का जो प्रोडक्शन था वो यहाँ पर 700 क्विंटल का था और राइस की जो वैल्यू प्राइस था, प्राइस वो था 1000 रुपए पर क्विंटल। ये लो दोस्तों, ये हो गया हमारा 2011-12 का छोटा सा आंकड़ा। इसी तरीके से हम बात करेंगे दोस्तों 2011-12 के बाद। सिर्फ आप देखते जाओ 2011-12 के बाद। तो अब देखिए 2011-12 के, अब आप समझना 2011-12 में टोटल प्राइस ये देखिए 100 क्विंटल का उत्पादन हुआ और 500 रुपए प्राइस था। यहाँ 700 क्विंटल के राइस उत्पादित हुए और 1000 रुपए इनका प्राइस था। अगर आप गौर से देखो इस कैलकुलेशन को 100 इंटू 500, देखो जीडीपी कैसे निकलती है वो भी आपको सिखा देते हैं। 100 इंटू 500 तो ये हो गया 50, 1 2 3 4 तो ये हो गया 50,000। 70 इंटू 1000 तो ये हो गया 7 लाख। दोस्तों इस साल की हमारी टोटल जीडीपी आ गई, वो आ गई 7,50,000। बस देखते जाओ। अगर इसी तरीके से हम जीडीपी की कैलकुलेशन मुझे करनी हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि व्हीट, राइस, कपड़े, जूते, चप्पल, टीवियां, मोबाइल फोन और ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए जो उनका प्राइस था, क्वांटिटी और प्राइस को आप मल्टीप्लाई करते जाओ और बाद में जोड़ दो तो जो 7,50,000 आया, यह आया 2011-12 का जीडीपी। बोलो दोस्तों क्या इतनी बात समझ में आई? सिर्फ आप सुनते जाइए, सिर्फ सुनते जाइए और मुझे बताते जाइए क्या इतनी बात समझ में आई। ईमानदारी से बताइए बस। इसी तरीके से हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ वो 150 क्विंटल के गेहूं का हुआ 2020-21 में। इसी तरीके से दोस्तों इसका जो प्राइस था वो मान के चल रहे हैं 500 से बढ़कर प्राइस हो गया 700। क्वांटिटी भी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गया। बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन होगा दोस्तों आज का। और आज मतलब आपको लगेगा ये तो इतना सिंपल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बस मैंने कई साल पढ़ा के इतना अनुभव प्राप्त किया है जो मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करने का एक रत प्रयास में लगा हुआ हूं और आप लोगों को इकोनॉमी जैसे जटिल विषय को बिल्कुल थाली में सजाकर परोस कर दोस्तों खाने योग्य बना रहा हूं। बस आप सुनते जाइए, मुझे लिखते जाइए और साथ में समझते जाइए। तो हम दोस्तों 2020-21 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ वो 150 क्विंटल हुआ, मतलब उत्पादन भी बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गया 500 से 700। इसी तरीके से दोस्तों हम मान के चल रहे हैं 2020-21 में जो चावल का उत्पादन है वो 700 क्विंटल से यहाँ 1000 क्विंटल हो गया। 1000 क्विंटल हो गया।
700 क्विंटल से 1000 क्विंटल हो गया उत्पादन, और जो प्राइस 1000 रुपए था 11-12 में, वो प्राइस 1000 रुपए से बढ़कर दोस्तों वो हो जाता है 1200। तो आइए दोस्तों 2020-21 का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। 15 सत्ते 105 000, तो ये आ गया 1,05,000, 1,05,000। बोलो क्लियर है। इस तरह से 12, ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन इजी है, 1 2 3 4 5, दोस्तों ये हो गया 12 लाख, राइट, ये हो गया हमारा 12 लाख। तो ये निकल के आ गया टोटल कितना आ गया, 13,05,000, 13,05,000। तो दोस्तों ये 13,05,000 ये 2020-21 की जीडीपी हो गई, ये 20-21 की जीडीपी हो गई। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे 21-22 की। लेकिन दोस्तों 21-22 में क्या हुआ, 21-22 में हम ऐसे मान के चलते हैं जो हमारा लाइक वीट का प्रोडक्शन है, जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो 150 क्विंटल से कम हुआ, मान लो 80 क्विंटल, मान के चलो वीट का प्रोडक्शन जो है वो 150 से 80 क्विंटल ही होता है, बस उतना भी हो सकता है, वो तो मेरा एजम्पशन है, मेरी मर्जी है। लेकिन जो प्राइस था वो 700 से बढ़कर वीट का हो गया 1200, प्राइस हो गया 1200। ये मेरा एक सिर्फ एजम्पशन है, जो भी आप कुछ भी और आंकड़ा रख सकते हैं। लेकिन जो गेहूं का उत्पादन था वो यहां पर 1000 क्विंटल का गेहूं हुआ था, 1000 क्विंटल, गौर से देखो दोस्तों, 1000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन भी कम हो गया, 300 क्विंटल हो गया, 1000 से 300 क्विंटल पे आ गया। लेकिन दोस्तों जो प्राइस 1000 रुपए दिख रहा है आपको, वो प्राइस बढ़कर हो गया था 2500 रुपए। ये मेरा सिर्फ रफ एग्जाम्पल है, प्राइस हो गया 2500 रुपए, राइट। जी सर, जब मैं पहली बार इसे पढ़ा था समझ नहीं आया था, अब सब इतना समझ आ गया कि किसी को समझा सकते हैं। ओके, खुश रहिए बेटा। देखो दोस्तों अभी देखते जाओ, देखो मैंने ट्विस्ट किया एक कहानी में, और इस कहानी का प्रयोग मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं आंकड़े पुट कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि गेहूं का उत्पादन 150 से 80 क्विंटल होता है और 1000 से 300 क्विंटल होता है, लेकिन प्राइस गेहूं और चावल दोनों के बढ़ जाते हैं। तो आइए इस साल की जीडीपी निकालते हैं। 12 96 और 1 2 3 96,000 और 25 3 75 75 1 2 3 4 7,50,000। दोस्तों अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 7,50,000 1 2 3 ये हो गया, और दोस्तों 6 ये आ गया, और 9 5 14 ये आ गया, 7 1 8, तो ये हो गया 8,46,000। इस साल का जो जीडीपी निकल के आया वो आया 8,46,000। ठीक है, अब आते हैं हम 22-23 में, पिछले वित्तीय वर्ष में। 22-23 में हमारा जो गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों, गेहूं का उत्पादन जरा ध्यान से देखते आइए आप लोग। 22-23 में जो गेहूं का उत्पादन होता है वो होता है यहां से भी ज्यादा, यहां से भी ज्यादा, 200 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, 200 क्विंटल का, राइट। और गेहूं का जो प्राइस है वो यहां पर आप देख रहे हैं कि गेहूं का प्राइस 1200 हो गया था, लेकिन हम यहां पर मान के चलते हैं कि गेहूं का प्राइस आता है 400 रुपए, मान के चलो, कुछ भी मेरी मर्जी, मैंने 400 रुपए लिख दिया। यहां पर जो 300 क्विंटल था ये हो जाता है 150 क्विंटल, 150 क्या, मैं इसको कर देता हूं 1500, ये हो जाता है 1500 क्विंटल। तो ये 1500 क्विंटल के चावल उत्पादित हुए, 200 क्विंटल के गेहूं उत्पादित हुए, लेकिन जो चावलों की कीमत है वो होती है मान लो 600। तो अब इस साल का हम जीडीपी निकालेंगे, इस साल का जीडीपी निकाल लो दोस्तों, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 0 0 0 0, 15 छक्का 90, 1 2 3 4, तो हो गया दोस्तों 9,80,000, 9,80,000, और सारे अमाउंट ये रुपीज में है, 9,80,000 और ये सारे अमाउंट रुपीज में है। दोस्तों आप देखिए जरा गौर से, आप जरा गौर से देखिए, आपके सामने इस समय 4 जीडीपीज हैं अलग अलग वर्ष के, एक 2011-12 का जीडीपी, एक 2020-21 का जीडीपी, एक 21-22 का जीडीपी, एक 22-23 का जीडीपी, राइट। अब आप मुझे जरा गौर से सुनेंगे, आपके पास अलग अलग ईयर्स के जीडीपीज हैं, बोलो क्लियर है। दोस्तों आप जरा गौर से आप मुझे देखो, मैंने अभी पीछे क्या लिखा, नॉमिनल जीडीपी क्या बताता है, करंट ईयर का प्राइस बताता है, वर्तमान वर्ष का मूल्य बताता है। दोस्तों इसका मतलब है, अगर आप गौर से देखो, ये 2011-12 के उस साल का प्राइस और उस साल की क्वांटिटी बता रहा है,
ये 20-21 का प्राइस, 20-21 की क्वांटिटी बता रहा है, ये 21-22 और ये 22-23। मतलब ये चार के चारों दोस्तों हमारे नॉमिनल जीडीपी कहलाते हैं। चुपचाप सुनते रहो, अभी आनंद बचेगा, अभी आनंद तो आएगा। ये नॉमिनल जीडीपी कहलाएंगे। 7,50,000, 13,05,000, 8,46,000, 9,80,000, ये उस वर्ष के अपने अपने नॉमिनल जीडीपी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल जीडीपी क्या होता, पहले मुझे पूरा काम करने दो, मेरे साथ आप लिखते जाओ, समझ में सब आ जाएगा। अब रियल जीडीपी क्या होता दोस्तों, हमने बात करी रियल जीडीपी हमें बताता है कांस्टेंट प्राइस, एक स्थिर मूल्य। मतलब ऊपर देखो लिखा है बेस ईयर का प्राइस, जो एक आधार वर्ष का प्राइस है। और हमने पीछे देखो, हमने आधार वर्ष पीछे देखो, हमने आधार वर्ष जीडीपी के कैलकुलेशन का बनाया 2011-12, मैंने नहीं, सरकार ने बनाया दोस्तों। 2011-12 हमारे इंडिया का जीडीपी का प्राइस है, राइट। अब मैंने 2011-12 का नॉमिनल जीडीपी निकाला, 20-21 का नॉमिनल, 21-22 का नॉमिनल, 22-23 का नॉमिनल। अब मैं आपके सामने दोस्तों निकालूंगा 2022-23 का ही। दोस्तों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि 2000 यहां पे जगह रखनी है आपको, 2022 और 23 का अब मैं आपको रियल जीडीपी दिखाऊंगा। यहां पर दोस्तों आपको आनंद आएगा, बस मुझे सुनते जाना। 2022-23 का अब मैं आपको रियल जीडीपी दिखाऊंगा। तो फिर से दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, प्राइस, यहां पर मैं क्वांटिटी रखूंगा और यहां पर मैं प्राइस दिखाऊंगा। अब मुद्दे की बात यह है, तो जरा आप गौर से देखो, मुद्दे की बात यह है कि 2022-23 में जो क्वांटिटी थी वो तो यही वाली होगी, ये वाली यहां आ जाएगी और ये वाली क्वांटिटी यहां आ जाएगी। भाई क्वांटिटी तो यही रहेगी ना, क्वांटिटी कैसे मैं बदल सकता हूं। तो दोस्तों इस साल के जो टोटल क्वांटिटी है वो है यहाँ 200 क्विंटल और ये है दोस्तों 1500 क्विंटल। लेकिन अब मैं यहाँ पर 22-23 का, ये तो हो गया 22-23 का, यहां पर देखना ये हो गया नॉमिनल जीडीपी, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। अब मैं 2022-23 का ही जब रियल जीडीपी निकालूंगा तो क्या करूंगा, बिल्कुल ध्यान समझना। मैंने कहा था अभी आप लोग उचको नहीं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो। जीवन में गुरु की इज्जत नहीं कर पाए तो किसकी इज्जत करोगे भैया। और ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा है यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख लेना, अगर समझ में भी आ जाए ना तो मुझे बताना, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन हाँ अब तो चूंकि आप पढ़ चुके, अब तो कोई भी आपको बताएगा आपको लगा ओए चल इससे अच्छा मैं पढ़ा सकता। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा आप बस मुझे। अब देखना 2022-23 की क्वांटिटी तो यही रहेगी भैया। 22-23 में गेहूं जितने उत्पादित हुए थे वो तो वहां भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं रियल जीडीपी में बेस ईयर का प्राइस होता है एवरीवन। रियल जीडीपी में बेस ईयर का प्राइस होता है एवरीवन, बेस ईयर का प्राइस होता है। और बेस ईयर हमारा है 11-12। दोस्तों अब देखो 11-12, अब 11-12 में प्राइस कितना है 500 और यहां कितना है 1000। तो इस 500 को उठाएंगे दोस्तों यहां रख देंगे, तो ये हो गया 500, राइट। गेहूं का प्राइस, ये 1000 का प्राइस उठाकर यहां रख देंगे, ये हो गया 1000। बोलो ये 500 और 1000 कहां से आया, ये इसलिए बना रहा हूं जिससे आप लोग समझ जाएं। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी मैंने 2022-23 की ली, लेकिन प्राइस मैंने 2011-12 का लिया। प्राइस मैंने 2011-12 का लिया, क्यों? क्योंकि जब मैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करता हूं तो हमेशा एक ईयर के प्राइस को कांस्टेंट प्राइस मान के चलता हूं और एक बेस ईयर का प्राइस लेता हूं। दोस्तों अगर हम ध्यान से इसे कैलकुलेट करते हैं तो 5 दूनी, जस्ट गिव मी सेकेंड, तो यहां पर निकल के आया मेरे प्यारे साथियों 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 लाख और 15, 1 2 3 4 5, तो निकल के आ गया दोस्तों ये 1 लाख है और ये 1.5 लाख है, तो निकल के आ गया ₹2.5 लाख, निकल के आ गया ₹2.5 लाख। दोस्तों ये जो 2.5 लाख आया यहां लिख रहा हूं, ये 2.5 लाख आया, ये है रियल जीडीपी 2022-23 की, और जो 9,80,000 है ये है 22-23 की नॉमिनल जीडीपी। बोलो दोस्तों जय हो। दोस्तों दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी एंड दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। दोस्तों ये जो चारों 1 2 3 4, ये चारों अपने अपने साल की
नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं, उसी साल का उत्पादन उसी साल की कीमत, उसी साल का उत्पादन उसी साल की कीमत। लेकिन रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, उस साल का उत्पादन जिस साल का निकाल रहे हैं, लेकिन बेस ईयर का प्राइस, उस साल का उत्पादन लेकिन बेस ईयर का प्राइस, उत्पादन 2022-23 का ही लेकिन प्राइस 2011-12 का। सो दिस इज कॉल्ड दोस्तों, जय हो के कमेंट्स आने लग रहे हैं और मैं समझ गया हूं कि मैं अपने मंजिल तक पहुंच गया हूं। दोस्तों व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज रियल जीडीपी, आज आपको ये एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो उसमें दोस्तों 50 जगह लिखा होगा कि ये नॉमिनल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है, ये वास्तविक जीडीपी है, ये नाममात्र जीडीपी है। अभी 2 दिन बाद इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, जब आप इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे तो आपको एक नहीं तमाम जगह दोस्तों ये शब्द लिखा होगा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, दोस्तों नाममात्र जीडीपी। फिर आपको लगेगा वाह गुरुजी हमें तो समझ में आ गया, राइट। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी। तो मुझे लग रहा है ये आप समझ गए कि नॉमिनल क्या है और रियल क्या है। बहुत ही बढ़िया आपके दोस्तों कमेंट आ रहे हैं। और ऐड गलत किया है, 1 लाख, 1.5 लाख, 15, 1 2 3 4 5, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, ऐड गलत किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐड वेड माइनस माइनस में क्या जाता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 15 लाख है, एक्चुअली ये 15 लाख है दोस्तों, ये हमारा 16 लाख, ये हो गया हमारा 2022-23 का रियल जीडीपी, और 9,80,000 हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी। तो एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। आई होप दोस्तों ये आप समझ गए कि नॉमिनल और रियल क्या होता है। आइए फिर से वापस चलते हैं इस पन्ने पर और यहां पर कुछ और बातें करते हैं। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में ये आप समझ गए कि ये क्या लेता है, करंट ईयर का प्राइस, और ये क्या लेता है, बेस ईयर का प्राइस। अब हमेशा याद रखेंगे, इसलिए आप यहां पर ऐसे लिखिए करंट ईयर, यहां पे ऐसा लिखिए, ऐसे लिखिए मेरे तरीके से, जिससे आप हमेशा याद रखेंगे करंट ईयर, करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू करंट ईयर का प्राइस। अब आप इस मेरे स्टाइल से लिख लीजिए, जिससे आप जीवन भर के लिए याद रखेंगे। दोस्तों यहां पे क्या करते हैं, वर्तमान वर्ष की मात्रा और वर्तमान वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की उत्पादन की मात्रा और वर्तमान वर्ष की कीमत। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे आप दूसरा पॉइंट लिखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, करंट ईयर का की मात्रा, करंट ईयर के उत्पादन की मात्रा, करंट ईयर के उत्पादन की मात्रा इनटू बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस। भाई अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं हाथ जोड़ता हूं दोस्तों, अब आपको जीवन भर कभी समझ में नहीं आएगा कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों अब बहुत मुश्किल है, राइट। पूजा श्रीवास्तवा कह रही हैं वाह सर जिंदगी सफल बना दी, अब पूरी शिद्दत से किसी को समझा सकेंगे। यस डेफिनेटली सर जी, यदि कोई वस्तु 2011-12 में नहीं था और वो अब आ गया तो उसका प्राइस, तो देखो मैंने बेस इफेक्ट आप भूल गए, आप बेस ईयर को याद करो और आप याद ये भी करो कि हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं का एक टोकरी बनाते हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई को याद करो आप, राइट ना। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए, और लाइव नहीं कर पाता हूं, आज कर रहा हूं मैं और मेरे घर वाले सब मिलकर देख रहे हैं। प्रशांत यादव, सभी लोगों को मेरा, बड़े लोगों को मेरा लाइक प्रणाम नमस्कार, और सभी छोटे बच्चों को मेरा आशीर्वाद। चलिए तो आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, नॉमिनल जीडीपी हमें बताता है उसी वर्ष का उत्पादन की मात्रा और उसी वर्ष की कीमत, लेकिन रियल जीडीपी हमें बताता है कि वर्तमान उसी वर्ष का हम रखेंगे उत्पादन, लेकिन हम प्राइस रखेंगे एक बेस ईयर का। अगर आप गौर से देखें और मुझे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, थोड़ा गौर से देखें और मुझे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो मैं ये कह सकता हूं, आप मुझे बताइए इन दोनों में से जो इन्फ्लेशन की वैल्यू है, जो मुद्रास्फीति की वैल्यू है, वो किस में शामिल होगी, जल्दी से बताइए।
इन दोनों में जो इन्फ्लेशन की वैल्यू है, जो मुद्रास्फीति की वैल्यू है, वो किस में शामिल होगी, नॉमिनल जीडीपी में या रियल जीडीपी में। जो इन्फ्लेशन की वैल्यू है वो किस में शामिल होगी, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि इनमें से इन्फ्लेशन की वैल्यू किस में शामिल होगी। मतलब जो इन्फ्लेशन है, अगर मान लो किसी भी वस्तु की कीमत जो में प्राइस में कीमतें ऐड हो गई, प्राइस बढ़ गया, तो नॉमिनल में बढ़ेगा या रियल में बढ़ेगा। नहीं, इन्फ्लेशन किस में शामिल होगा, रियल में नहीं दोस्तों, नॉमिनल में होगा। क्या जवाब दे रहे हैं यार तुम लोग, क्या सवाल गलत सुना क्या तुमने? मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की वैल्यू जो मुद्रास्फीति है वो किस में होगा। भैया यार कैसी बातें कर रहे, रियल में कहां से होगा, रियल में कहां से होगा भैया, थोड़ा दिमाग लगा लो यार। इसमें हम करंट ईयर के प्राइस की बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने से, इसमें हम रियल में बेस ईयर के प्राइस की मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। अरे भैया ये बताओ, ये मार्कर 2011-12 और 2022-23 में क्या प्राइस सेम रहेगा क्या? तो किस प्राइस में इन्फ्लेशन रेट होगा, इन्फ्लेशन रेट किस प्राइस में होगा बताइए, इन्फ्लेशन रेट किस प्राइस में होगा, 2022-23 के करंट प्राइस में होगा या 2011-12 के बेस ईयर के प्राइस में होगा? मतलब इस कॉमन सेंस से लगाओ भैया, अधिकांश वस्तुओं पर जो कीमतें हैं वो किस प्राइस में बढ़ेंगी, इस प्राइस में झलकती हुई आएंगी कि इस प्राइस में झलकती हुई जाएंगी, राइट। तो हम कहते हैं क्या कि जो नॉमिनल जीडीपी है, पहले सिर्फ लिखो बाद में समझाएंगे, इट इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। लिखो, इट इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, इट इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति से समायोजित नहीं होता है। पहले सब लिखते जाइए, यह मुद्रास्फीति से समायोजित नहीं होता है, मतलब मुद्रास्फीति से एडजस्ट नहीं होता, समायोजित नहीं होता। इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, ब्रैकेट में लिख लो मुद्रास्फीति शामिल होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, मुद्रास्फीति शामिल होता है। मैंने कहा ये इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होता, मतलब इसमें इन्फ्लेशन होगा ही होगा, राइट। और यहां पर कहते हैं इट इज, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, इट इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, लिखते जाइए बस, इट इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। दोस्तों यह मुद्रास्फीति से समायोजित होता है, एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति से हिंदी में सुन के लिखो, यह मुद्रास्फीति से यह मुद्रास्फीति से समायोजित होता है, मतलब एडजस्टेड का मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना माइनस, मतलब इसमें इन्फ्लेशन माइनस होता है, राइट। या ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट इंक्लूडेड, एडजस्टेड का मतलब नॉट इंक्लूडेड, और यहाँ पे जैसे नॉट एडजस्टेड तो मतलब इंक्लूड है, और एडजस्टेड का मतलब नॉट इंक्लूडेड। थोड़ा समझने वाला सेंटेंस है, ये इकोनॉमी की भाषा है। अगर आप मेंस क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी की भाषा आनी चाहिए, कभी और बात करेंगे। तो इट इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में बस लिख लो मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता है, माइनस कर दिया, शामिल नहीं होता, इसमें लिख लो मुद्रास्फीति शामिल होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन का पॉइंट। क्या मतलब, बहुत सिंपल सी बात समझो यार, फिर से कोई नहीं समझ पा रहा, आप मुझे बताओ ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो इस तीसरे पॉइंट को एक बार और, तीसरे पॉइंट को एक बार और, ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस कैमरे का प्राइस 2011-12 में कम होगा या 2022-23 में कम होगा, बस इतना बताइए। ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, 2011-12 में इस प्राइस का, इसका प्राइस कम होगा या 2022-23 में कम होगा? तो जाहिर सी बात है इस कैमरे का प्राइस 2011-12 में कम होगा और 2022-23 में ज्यादा होगा। इसका मतलब है नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, मुद्रास्फीति का मूल्य जाता है। इसमें दोस्तों इन्फ्लेशन नॉट इंक्लूडेड, मतलब मुद्रास्फीति का मूल्य शामिल नहीं होता है, राइट। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों इन जनरल अपने इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, ये तो मैंने एक रफ एग्जाम्पल लिया, तो यहां मैं समझना 980 है या 16 लाख है, इसे छोड़ो। आप मुझे सिर्फ बताओ इन जनरल कॉमन सेंस से बताना, इसमें भी क्वांटिटी अपन करंट ईयर की ले रहे हैं, प्लीज फोकस फोकस फोकस, और आई नीड दिस आंसर सेम बाय एवरीवन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए।
अगर एक भी दोस्तों उल्लू पने के बच्चे ने गलत जवाब दे दिया तो उसकी शामत आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनना दोस्तों, इन दोनों में से नॉमिनल और रियल जीडीपी में से किसकी वैल्यू जनरली आमतौर पर ज्यादा होगी? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? हमेशा इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी या रियल जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी? मुझे सबसे बिल्कुल सेम आंसर चाहिए। गलती से भी गलत मत कर देना, ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना तुम लोगों का। तो अरे है स्वाति, अच्छा सिला दिया तुमने मेरी पढ़ाई का। अरे है स्वाति, है बताइए दोस्तों। स्वाति देखो सबके आंसर देखो, स्वाति मैं कुछ नहीं कह रहा, सबके आंसर देखो। स्वाति जी सबके आंसर देखो, बहुत ही उम्दा दोस्तों, जबरदस्त। तो लिख लो, इट इज इट्स वैल्यू इज मोर देन इट्स वैल्यू इज मोर देन रियल जीडीपी। इसका मूल्य रियल जीडीपी से अधिक होता है। और दोस्तों यहां लिख लो, इट्स वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल जीडीपी। यहां लिख लो, इट्स वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल जीडीपी। यहां पे लिखोगे इट्स वैल्यू इज मोर देन रियल जीडीपी, और यहां लिखोगे इट्स वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल जीडीपी। दोस्तों अपने आप लिख लीजिए, इसका मूल्य वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है, और यहां इसका मूल्य वास्तविक जीडीपी से कम होता है। इसका मूल्य नाममात्र जीडीपी से कम होता है। चलिए, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताइए कि क्यों हमारी गवर्नमेंट नॉमिनल जीडीपी निकालती है और क्यों हमारी गवर्नमेंट रियल जीडीपी निकालती है। आखिर नॉमिनल और रियल जीडीपी निकालने, इसका मूल्य वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है, इसमें बस उल्टा लिखना है, नॉमिनल में ऐसे कि इसका मूल्य वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है, इट्स वैल्यू इज मोर देन रियल जीडीपी, और यहाँ पे इसका मूल्य नाममात्र जीडीपी से कम होता है, इट्स वैल्यू इज लेस देन रियल जीडीपी। अरे जो आंसर दिया वही तो लिखना है ना। दोस्तों जरा ध्यान सुनना, एक और बढ़िया बात, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी एक बात बताएं कि क्यों आप नॉमिनल और रियल अपन निकालते क्यों हैं, क्यों निकालते हैं? दोस्तों जरा ध्यान से समझना कि जब हमारे देश की सरकार को इंटर क्वार्टर कंपैरिजन करना है, देखो जैसे मैंने कहा कि एक वित्तीय वर्ष होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक ये वित्तीय वर्ष हो गया, इसके बीच में एक होता है क्वार्टर 1, एक होता है क्वार्टर 2, एक क्वार्टर 3 एंड एक क्वार्टर 4। दोस्तों कोई और क्वार्टर मत समझना, जैसे पौआ वो जो संजा वाला क्वार्टर आ गया, वो वाला क्वार्टर नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ष में अलग अलग क्वार्टर होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी को क्यों निकालती है? क्योंकि जब गवर्नमेंट को इंटर क्वार्टर कंपैरिजन करना है, दोस्तों लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन इंटर क्वार्टर कंपैरिजन। यह इट हेल्प्स इन इंटर क्वार्टर कंपैरिजन, यह एक क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से तुलना करने में सहायक होता है। एक क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से तुलना करने में या अंतर क्वार्टर या एक क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से तुलना करने में सहायक होता है। और दोस्तों ये हम रियल जीडीपी किस लिए होती है, ये बात आपको पांचवा पॉइंट आपको जब समझ, मेरा चौथा आपका पांचवा है, जब समझ में आएगा, जब करंट डेटा आएगा, मैं बजट पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। बस आप वैसे ही याद रख लो, इट हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ different financial years. It helps in comparing different financial year. यह विभिन्न वर्षों की तुलना फाइनेंशियल ईयर, यह विभिन्न वर्षों की तुलना में सहायक होता है, और दोस्तों रियल और नॉमिनल जीडीपी में जरा ध्यान से बस समझना, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी में जरा ध्यान से समझेंगे, रियल जीडीपी में क्या है
कि रियल जीडीपी क्या बताती है, तो रियल जीडीपी बताती है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ को जब मेजर करते हैं तो रियल जीडीपी। बस सिर्फ लिखो, समझोगे आप बाद में, मेरे ऊपर भरोसा रखो, सब समझ जाओगे। बस याद रखो, इट इज हेल्पफुल, बस इट मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे लिख लो। यह आर्थिक समृद्धि, इट मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यह आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यह आर्थिक समृद्धि दर को मापता है या मापती है, यह आर्थिक समृद्धि दर को मापती है। इट डज नॉट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इट डज नॉट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इट डज नॉट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यह आर्थिक समृद्धि दर को नहीं मापता है। बस इतना ही याद रखो, इट मेजर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में और आप सीख भी जाएंगे। इट मेजर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और इट डज नॉट मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दोस्तों जब भी हम बात करेंगे, देखो जब भी हम बात करेंगे, आप याद करो मैंने कई बार बोला कि देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। कई बार बोला मैंने, देश की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा। आज नहीं, पहले की क्लासेस में कई बार बोला, आगे भी कई बार बोलेंगे। दोस्तों तो कौन सी जीडीपी से हम देखते हैं कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम देखते हैं रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से। तो रियल जीडीपी बताता है देश का इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों बताता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, प्लीज थोड़ा दिमाग लगा लो, रिक्वेस्ट है मेरी, लगा लो। देखो 1 मिनट में बताने वाले हैं, बस दिमाग लगाना कि रियल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ का कैसे पता चलता है और नॉमिनल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ का कैसे पता नहीं चलता है। दोस्तों कैसे पता चलता है और कैसे नहीं चलता, आइए देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों रियल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है, क्योंकि भैया यहां देखो, अगर हमने क्या किया 2022-23 और 22-23, हमने दोनों 22-23 के नॉमिनल और रियल निकाले। 22-23 में हमारा उत्पादन 200, 200, 1500, 1500, राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखते जाना। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक काम करते हैं। अभी देखो इसी को मैं अच्छा करने के लिए आपको एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मिटा, आप ऐसी जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देना, आप जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देना। इसमें मैं क्या करता हूँ, 500 की जगह प्राइस कर देता हूँ यहाँ 150, और यहाँ 1000 था, 1000 की जगह कर देता हूँ 200। अब इस साल का जीडीपी निकालते हैं, आप ऐसे ही रहने देना, बस आप कुछ मत करना। 15,000, राइट, 15,000, ठीक है। 7 दूनी 14,000,000, 1,40,000 15,000, तो आया 1,55,000, 40 10 50 55, 1,55,000, ये आया इस साल का नॉमिनल जीडीपी। अब ये प्राइस 150 है, चूंकि हम यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, तो चूंकि दोस्तों आप याद देखो यहाँ उल्टा क्यों हो रहा था, क्योंकि कभी भी प्राइस बेस ईयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं, बेस ईयर का प्राइस तो हमेशा कम रहेगा ना। देखो प्लीज, मैं जल्दी में नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल आप आराम से सुनो, मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। बेस ईयर का प्राइस तो हमेशा करंट ईयर के प्राइस से कम ही होगा ना, क्यों, ये भी तो हमने पढ़ा। कॉमन सेंस लगाओ यार, कैसा हो सकता है कि 2011-12 में प्राइस हो जाए इसका 400 की जगह जो अभी लिखा था, 400 की जगह लिखा था 500, क्या कभी हो सकता है क्या कॉमन सेंस से, नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 150 कर दिया, जिससे अब आप समझ जाओ। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इसे कर दिया 150, तो ये हमारा जो बेस ईयर का प्राइस है वो 150, क्योंकि हमेशा इससे तो कम ही होगा ना, ये इससे तो कम ही होगा। पहले हमारा ज्यादा आ रहा था, थोड़ा ज्यादा आ रहा था, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर, यहाँ प्राइस था हमारा कुछ और, वहां था कुछ और, हाँ यहाँ था हमारा 1000 और यहाँ प्राइस 600। सोचो करंट ईयर का प्राइस 600 और बेस ईयर का प्राइस 1000, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसे थोड़ा एग्जाम्पल वो मेरा गलत हो गया था, तो दोस्तों यहां पर मैंने प्राइस कर दिया अब 200, मान के चलो 200। देखो देखना दोस्तों, अब 15 दूनी, देखो अब ये क्वांटिटी इसी साल की है, 200 200, ये 1500 1500 इसी साल का है, तो 200, 15 दूनी 30, 1 2 3, 15 दूनी 30, राइट, 15 दूनी 30, 1 2 3 4, तो ये आ गया 3,30,000। अब आप वो वाला पॉइंट, सब मैच हो गए सारे पॉइंट, सुनते जाना सारे पॉइंट। यहाँ पॉइंट देखो कि
या आपने यहाँ, मैंने नहीं लिखा, आपने लिख रखा है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होगा और रियल जीडीपी हमेशा कम होगा, राइट। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी 9,80,000 है और रियल जीडीपी 3,30,000 है। दिस इज रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हमेशा कम होगा और नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर है दोस्तों। जो इन्फ्लेशन का रेट है वो इसमें इंक्लूडेड है, इन्फ्लेशन इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइस था भैया गेहूं का 150, यहाँ प्राइस है 400, तो इन्फ्लेशन 250 रुपए का आ गया। यहाँ प्राइस है चावल का 200, यहाँ है 600, यहाँ भी इन्फ्लेशन 400 रुपए से बढ़ गया। इसका मतलब है इन्फ्लेशन इसमें, नॉमिनल में इन्फ्लेशन शामिल होता है और रियल में इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता है। अब जरा ध्यान समझना, मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मैं हमेशा देखूंगा रियल जीडीपी से। रियल और नॉमिनल में एक बात और आगे की क्लास में आप ये भी सीखेंगे। तो फिलहाल आज आप रियल और नॉमिनल के बारे में कुछ बात तो जरूर सीख चुके हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, ईमानदारी से, सीखे या नहीं सीखे? रियल और नॉमिनल क्या आप किसी और को भी क्रिस्टल क्लियर पढ़ा दोगे या नहीं पढ़ा पाओगे? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बिल्कुल 100% रियल और नॉमिनल समझ में आ गया है नहीं? रियल और नॉमिनल समझ में आ गया है नहीं? राइट। चलो, सब लोग कह रहे हैं यस आ गया। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब एक शब्द हमारा पेंडिंग था और वो आज का लास्ट शब्द है, फिर क्लास खत्म करेंगे। एक शब्द ये पेंडिंग था, आप याद करो, जीडीपी डिफ्लेटर। एक शब्द हमारा पेंडिंग था, जीडीपी अब स्फीति कारक। जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर। एक हमारा टर्म पेंडिंग था, सब कह रहे हैं 100% आ गया। जीडीपी में एक रियल एक नॉमिनल। इतने अंदर घुस के मैंने बताया, जिसको नहीं आया बिल्कुल मन शांत करना और मुझे सुनना। नॉमिनल जीडीपी में अपन करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, रियल जीडीपी में अपन बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। सब भूल जाओ, डिलीट एवरीथिंग, बस ये दो बातें। नॉमिनल जीडीपी में वर्तमान वर्ष की कीमत लेते हैं, रियल जीडीपी में बेस ईयर आधार वर्ष की कीमत लेते हैं। डिलीट एवरीथिंग, बस इतना ही याद रखिए, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। इतना ज्यादा, ये तो मैंने आपको हमेशा आजीवन दोस्तों बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके समझाया, रियल और नॉमिनल। यस, आलोक तिवारी ने कहा सर ये इन्फ्लेशन में पेंडिंग था। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि आज की क्लास में तुम्हारा दिमाग का खोपड़ा खुल जाएगा दोस्तों, राइट। तो पहले ही मैंने कहा था ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। आइए दोस्तों, एक जीडीपी डिफ्लेटर नाम का शब्द हमारा लटका हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास के वो स्मार्ट बच्चे बिल्कुल कनेक्ट कर गए। इन्फ्लेशन को मापने के 3 तरीके हैं। फिर से, मुद्रास्फीति को मापने के 3 तरीके हैं, मैथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। एक मैंने पढ़ाया था सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई, और वहीं पर आपकी कॉपी में तीसरा भी लिखा है जीडीपी डिफ्लेटर, जो मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बाद में, और वो आ गया आज, राइट नाउ। आज पढ़कर दिल दिमाग खुश हो गया, रोहिणी कह रही है। दोस्तों ध्यान समझना, आइए, नॉमिनल जीडीपी क्या होता, बस 2 लाइन में बताऊंगा, मामला खत्म करूंगा, क्लास फिनिश होगी। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। गोली मारो भेजे में, भेजा फूट जाएगा। अरे भैया बोलो, और ज्ञान लेकर आप लोगों को आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, वो घड़ी आ चुकी है जहां हम जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा रहे हैं। लो भैया, अब मुझे कुछ बताना ही नहीं है,
व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी अपस्फीति कारक या अविस्फीति कारक, नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी, इनटू कर दो 100। कैसे दोस्तों? भेजा फूट जाएगा। देखो दोस्तों, हमारी नॉमिनल जीडीपी है 9,80,000 की, बाबा 9,80,000, और हमारी रियल जीडीपी बाबा 3,30,000, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाई 100। दोस्तों 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8। अब आप 9,98,000 सॉरी 9,800 को 3,300 से डिवाइड करें और जल्दी बताएं क्या आया। गोली मारो भेजे में, भेजा फूट जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। कैलकुलेट फास्ट करो जी, कैलकुलेट करो जी, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से कैलकुलेट करो। मुझे नहीं आती इतनी कैलकुलेशन, मैं नहीं करने वाला भाई साहब। 9800 डिवाइड बाय 33, 9,800 डिवाइड बाय 33, राइट, भेजा फूट जाएगा तो ब्रेन बाहर आ जाएगा, तो यारों पेपर कैसे देगा। दोस्तों कितना 296, जब मोड़ा को आओ है राहुल सिंह को, देखियो भैया कसई आओ है कि नहीं आओ। हाँ, अभिषेक गिरी को भी 296 आ गो जाको। मतलब जब बचपन में चीटिंग करते गणित के पेपर में तो कैसे करते, अगर मान लो काऊ ने कह दी जाको आंसर 30 और 3-4 लोगों ने क्लास में कह दी 30, तो 30 ही लिख देते। ये स्टाइल है दोस्तों। तो अगर 296, अरे काऊ को 297, अरे राउंड फिगर में निकाल दो है दोस्तों। इसका मतलब है 296% प्राइस इकोनॉमी में बढ़ चुके हैं। 296% प्राइस इकोनॉमी में बढ़ चुके हैं। इसका मतलब है अगर आप ध्यान से देखो तो जो चीज 150 की थी वो चीज 400 की है, जो चीज 200 की थी वो 600 की है। इसका मतलब है औसत एवरेज जो प्राइस इकोनॉमी में बढ़ा है वो बढ़ा है 296%। इसका मतलब है इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तीसरा तरीका भी है जिसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ईमानदारी से बताएं, क्या जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आया या नहीं आया? जीडीपी डिफ्लेटर प्रत्यक्ष रूप से आपको बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो कितने परसेंट बढ़े हैं, इकोनॉमी में जो कीमतें हैं वो कितनी परसेंट बढ़ी हैं। दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा है कि जब 3,30,000 टोटल रियल जीडीपी थी, अब 9,80,000 हो गई है। इसका मतलब 300% के लगभग मान लो आप। रटना क्या, यहां देख लो भैया, 3,30,000 और 980, इसका 3 गुना है ये। तो इसका मतलब भाई 300%। इसका मतलब जो प्राइसेस हैं इकोनॉमी में वो 300% तक बढ़ गए हैं। इसका मतलब 2011-12 में जो मार्कर 100 को मिला, तो 2022-23 में अब जो ही मार्कर 300 को मिलन लगो। तो जाए कहा तो इन्फ्लेशन मेजर करने का एक और लाजवाब तरीका, दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों, क्यों हमारी सरकार जीडीपी डिफ्लेटर को कंसीडर नहीं करती है? क्यों हमारे देश की सरकार सीपीआई को ज्यादा तवज्जो देती है? अब हमारे पास 3 मेथड हो गए इन्फ्लेशन के, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर। अब मुद्दे की बात दोस्तों कि क्यों हमारे देश की सरकार, व्हाई द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मोर सीपीआई रादर देन जीडीपी डिफ्लेटर। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में तो डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था कि सीपीआई में वस्तुओं और सेवा, खाने योग्य वस्तुओं और सेवाओं की मतलब भार ज्यादा है और डब्ल्यूपीआई में कम है। और बहुत सारी चीजें सीपीआई में सेवाएं भी शामिल हैं, डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं है, इसलिए हम सीपीआई को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन आज का सवाल है कि सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों नहीं देते? लेकिन दोस्तों बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूंगा कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर, इन तीनों में इन्फ्लेशन का सबसे सटीक मेजरमेंट इसी का होता है।
मेरे आज पॉइंट समझना दोस्तों, और ऐसी बात तो आपको 1.5-2 लाख रुपए देकर भी सीखने को नहीं मिलती। सुनना बस आप मुझे, अगर आपको किसी कोचिंग में ये स्टेटमेंट मिल जाए जो मैं देने जा रहा हूं किसी क्लास नोट्स में, तो आप ले आना, मार्कर रख के हिमालय पे निकल जाएंगे। बस आप सुनना मुझे, मैंने कहा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर, इन तीनों में ज्यादा सटीक, ज्यादा अच्छा मेजरमेंट जीडीपी डिफ्लेटर है। ज्यादा अच्छा मेजरमेंट जीडीपी डिफ्लेटर है। ऐसा क्यों? ज्यादा अच्छा मेजरमेंट जीडीपी डिफ्लेटर इसलिए है मेरे प्यारे साथियों, बिकॉज पॉइंट नंबर 1, आप कहोगे वाह गुरुजी क्या सोचा है। दोस्तों ये किताबों में थोड़ा ना लिखा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किताबों में लिखा हो तो तमाम शिक्षक पढ़ा देते। ये मेरी खुद की दिमाग की सोच है। इन तीनों में से ज्यादा अच्छा मेजरमेंट जीडीपी डिफ्लेटर है। काय भैया, वो जाके हमारे देखियो एक लाइन में बताएंगे, तुम कहोगे वाह गुरुजी ये तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि सीपीआई में बास्केट ऑफ कमोडिटीज लिमिटेड होती है। रूरल एरियाज में 448 गुड्स एंड सर्विसेज, अर्बन एरियाज में 460 गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो सीपीआई का मेजरमेंट होता है वो सिर्फ 448 या 460 वस्तुओं में होता है। लेकिन when we talk about GDP deflator, it is a very broad concept of measuring inflation because it is considering the value of GDP, and GDP means the sum total of value of all goods and services. All goods and services. तो बताओ दोस्तों, ज्यादा सटीक, ज्यादा अच्छी इन्फ्लेशन और पूरे देश की वैल्यू किससे पता चलेगी? क्या सीपीआई से या जीडीपी डिफ्लेटर से? तुम कहोगे वाह गुरुजी, बताओ क्या सोच के बताया आप लोगों को। आप लोगों ने कहने लगे, कमेंट आने लगे, यस सर गॉट इट। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन इज जीडीपी डिफ्लेटर rather than CPI because it includes all goods and services. CPI only includes the selected goods and services that is keep in their basket. In the rural areas, it's 448. In the urban areas, it's 460. Right? Now, अब दोस्तों एक और बढ़िया बात ध्यान से सुनना कि दोस्तों, अंशिका श्रीवास्तव कह रही वाह वाह वाह। दोस्तों बताइए सही बात है या नहीं, आनंद आया? अब एक और बढ़िया बात कि क्यों फिर सीपीआई को लिया जाता है और क्यों डब्ल्यूपीआई को नहीं लिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों अब मैं ऐसी बात बताऊंगा, अब मैं बिल्कुल पलट दूंगा डिस्कशन। बस कान खोल के दिमाग लगा के सुनते जाना गुरुजी को कि व्हाई द गवर्नमेंट इज देन कंसिडरिंग सीपीआई, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द जीडीपी डिफ्लेटर। भाई साहब दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स, किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। राइट दोस्तों, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्यों सीपीआई को फिर ले रही है जब ये अच्छा है? दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, तुम बीमार आज हुए, इंजेक्शन क्या 4 महीने बाद लगेगा? है कैसी बात बोल दी गुरुजी? आप बीमार आज हुए, इंजेक्शन क्या आप 6 महीने बाद लगवाओगे? अरे बीमार आज हुए, इंजेक्शन क्या 1 साल बाद लगवाओगे? यही तो जवाब छुपा है, पहेलियों में जवाब ढूंढिए। दोस्तों अगर आप बीमार आज हुए, इंजेक्शन क्या 3 महीने या 6 महीने या साल भर बाद लगवाओगे? इसका मतलब क्या हुआ? अरे भैया ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? या तो हमारे देश में जीडीपी 2 तरीके से निकलती है, पीछे बताया, थोड़ा फोकस। या तो जीडीपी हमारे देश में क्वार्टरली निकलती है, 4 क्वार्टर की जीडीपी निकालती है गवर्नमेंट, या हमारे देश में जीडीपी ईयरली आती है, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। या तो क्वार्टरली आती है या एनुअली आती है। लेकिन भैया बीमार तो हम आज हो रहे ना, इंजेक्शन का 3 महीना बाद लगे हैं या 1 साल बाद लगे हैं। तो दोस्तों सीपीआई मेजर्स ऑन एवरी मंथ। वाह गुरुजी वाह, इतना सोचना दोस्तों। जो ये सोचता है वो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट होता है। इसको कहते हैं दोस्तों एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स का दिमाग। क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है जिसकी कमान आपने संभाली है।
अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाया है कि आप अपने राज्य के या हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर रहेंगे। आपको राज्य और हिंदुस्तान के अगर सर्वोच्च पद पर रहना है तो आपको इस लेवल का सोचना होगा। दोस्तों, ये है आपके लिए मार्गदर्शन। अगर आप मेरे बताने के बाद भी नहीं सोच पा रहे हैं तो बेटा मैं कहूंगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और मेरी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, या तो बॉर्नवीटा पीना है, और बॉर्नवीटा से नहीं हो रहा तो योगा करना है, क्योंकि फिर तुम्हारा योगा से ही होगा। अगर मान लो योगा से भी नहीं होगा तो फिर तुमसे कभी नहीं होगा। सीधी सी बात। दोस्तों, अगर आप अपने हिंदुस्तान और अपने राज्य के सर्वोच्च पद का ख्याल रख रहे हैं, सर्वोच्च पद का सपना देखा है आपने, और आप उस कुर्सी पर बैठेंगे दोस्तों, जिस कुर्सी पर आप किसी भी राज्य के एसडीएम या डीएसपी या डीएम या दोस्तों आप एसपी होंगे। अगर आप उस कुर्सी पर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस लेवल का आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप तो देखिए आपको कहां से उठाया, बिल्कुल नीचे से और बिल्कुल आसमान तक ले गए दोस्तों। अगर आप इस लेवल तक नहीं सोच पा रहे तो बेटा खल्लासी की तैयारी करो। सीटें बहुत निकलती हैं, कल्याण संभव है तुम्हारा। राइट दोस्तों, जो सीपीआई है वो हर महीने कैलकुलेट होता है, और जो जीडीपी है वो या तो क्वार्टरली या एनुअली होता है। दोस्तों, सरकार सीपीआई को ज्यादा तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि हर महीने कैलकुलेट होता है, हर महीने सामने आता है, अरे महंगाई इतने %, चलो मॉनेटरी पॉलिसी, चलो फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करो। लेकिन दोस्तों, अगर हम तिमाही और एक साल में निकालेंगे तो इन्फ्लेशन कहाँ भाग जाएगा, कैसे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करेंगे। इसलिए हमारे इंडिया में सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर में सबसे मेन इंडेक्स माना जाता है सीपीआई को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास में आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी का मतलब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम जीडीपी के आप लोगों को कुछ करंट आंकड़े देंगे। कल की क्लास 10 बजे से ही होगी, सुबह 10 बजे ही हम पढ़ेंगे। और आज आखिरी दिन हमारी क्लास हुई, मतलब आज का दिन आखिरी क्लास मेरी, और कल के दिन से फिर से पहली क्लास मेरी ही शुरू हो जाएगी दोस्तों। और हम बात करते हैं दोस्तों, अंशिका श्रीवास्तव कह रही हैं सर गूज़बम्स आ गए, बिल्कुल इतना अच्छा आपने इंस्टॉल किया। राइट दोस्तों, जो बातें अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर अपने माता पिता का सपना एक दिन पूरा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल सवेरे 10 बजे कुछ और ज्ञान की दुनिया के साथ। तो कल मैं जीडीपी के आपको करंट आंकड़े दूंगा, करंट इकोनॉमी, करंट डेटा। तो जीडीपी में करंट इकोनॉमी, करंट डेटा के बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा कल की इस मंजिल में, जहां से हम एनडीपी से शुरू करेंगे और नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे। तो कल आप लोगों को ये सारे शब्द जीवन भर के लिए समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। दुआओं में याद रखिएगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल नाइट। जय हिंद एवरीवन।